हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर 6 जिसका नाम है द सोल्जर। नाम क्या है? द सोल्जर। ठीक है, तो हम लोग कविता शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कवि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके जो कवि हैं, इनके जो पोएट हैं द सोल्जर के, वो कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। कौन है? रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के कवि का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आगे ये डाइड कब हुए थे, मरे कब थे? ये मरे थे 1915 ईस्वी में। कब मरे थे? 1915 ईस्वी में। किस बीमारी की वजह से? सेप्टिसीमिया बीमारी की वजह से। किस बीमारी की वजह से मरे थे? सेप्टिसीमिया बीमारी की वजह से मरे थे 1915 में। ठीक है, ये बीमारी होता कैसे है? सेप्टिसीमिया बीमारी कैसे होता है? एक कीड़े के काटने की वजह से होता है, जिसकी वजह से शरीर क्या होता है? फूल जाता है। आगे है, हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। जो कवि हैं, कवि के जो पिताजी हैं वो क्या थे? हाउस मास्टर थे। किसके? किस स्कूल के? रग्बी स्कूल के। किस स्कूल के? रग्बी स्कूल के, जहाँ पर कवि अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए थे। आगे देखिए, इनका जो स्कूल का नाम है जहाँ पर इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए, स्कूल का नाम क्या है? रग्बी स्कूल। किनके स्कूल का? रूपर्ट ब्रूक का। यहीं पर इनके पिताजी क्या थे? हाउस मास्टर थे। बताए ना अभी, हाउस मास्टर थे। कहाँ पर? रग्बी स्कूल पर। यहीं पर शुरुआती शिक्षा हमारे कवि जो है रूपर्ट ब्रूक प्राप्त किए थे। इनके जो कॉलेज का नाम है, आगे की पढ़ाई जो की है, कहाँ की है? कॉलेज का नाम क्या है? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ठीक है, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाकर इन्होंने क्या किया? आगे की पढ़ाई पूरा किया। क्या दिया है? दिया है W.B. येट्स फेमस जो कवि हैं वो बताते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में? ये जो रूपर्ट ब्रूक है, इंग्लैंड का सबसे यंग हैंडसमेस्ट क्या है? कवि है। क्या? कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, अब इनका जो प्रोफेशन है, हमारे जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, इनका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन क्या है? सोल्जर का प्रोफेशन है। किस चीज का? ये क्या काम करते थे? सोल्जर थे, सैनिक थे। ये किस रूप में फेमस थे? ये फेमस थे अपने कविताओं के लिए। कौन सी कविता? उनकी कविता जो लिखे थे, ये क्या लिखे थे? 5 लिखे थे वार सोनेट्स। ठीक है, 5 वार सोनेट्स के लिए फेमस थे। ठीक है, और ये वार सोनेट कब लिखे थे? अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके शुरुआती दौर में ये लिखे थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले उसके शुरुआती दौर जब था, उसी समय ये क्या किए थे? 5 वार सोनेट्स लिखे थे। क्यों लिखे थे? कि इस सोनेट को पढ़कर, ये युद्ध वाली जो कविता है, इसको पढ़कर लोगों के मन में देशभक्ति जगाने के लिए ये क्या किए थे? इस कविता को लिखे थे। ठीक है, कितनी कविता लिखे थे? 5 लिखे थे। अब 5 में से सबसे बेस्ट कौन है? द सोल्जर है। 5 में से सबसे बेस्ट कौन है? इनका द सोल्जर है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कवि के बारे में। देखिए क्या है, हमारे जो कवि हैं द सोल्जर के, नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। जन्म कब हुआ था? 1887 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ये मरे कब? 1915 में। इस बीमारी की वजह से, सेप्टिसीमिया बीमारी की वजह से। इनके पिताजी क्या थे? हाउस मास्टर थे। किस स्कूल के? रग्बी स्कूल के। इनका जो स्कूल था, शुरुआती जो शिक्षा प्राप्त किए, कहाँ किए? रग्बी स्कूल में किए। आगे की पढ़ाई कहाँ किए? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में किए। कौन कवि है जो रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का एकदम हैंडसम मैन बोलते हैं, या हैंडसम यंग मैन बोलते हैं? ठीक है, वो कौन है? W.B. येट्स हैं, जो रूपर्ट ब्रूक को क्या बोलते हैं? हैंडसम यंग मैन बोलते हैं। ठीक है, आगे इनका प्रोफेशन क्या था? पेशा क्या था? ये पेशे से एक सैनिक थे, सोल्जर थे। ठीक है, ये क्यों फेमस है? अपने जीवन काल में 5 वार सोनेट लिखे हैं, जिसके लिए क्या है? फेमस है। अब देखते हैं कविता में कवि क्या बोलते हैं। चलिए, हम लोग कविता शुरू करने से पहले जान लेते हैं सोनेट क्या होता है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं, सोनेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोनेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो सोनेट होता है वो 14 पंक्ति वाली कविता होती है। ठीक है, कितने पंक्ति वाली? 14। ठीक है, सोनेट में कितने पंक्ति होती है? 14 होती है। जिसमें 2 स्टेंजा होता है। एक स्टेंजा में 8 लाइन होता है, एक स्टेंजा में 6 लाइन होता है। 8 लाइन वाले को ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन वाले को सिस्टेट बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 पंक्ति वाली कविता होती है, जिसमें 2 स्टेंजा होता है। एक स्टेंजा में 8 लाइन, दूसरे में 6 लाइन। 8 लाइन वाले को ऑक्टेव और 6 लाइन वाले को सिस्टेट, ठीक है, बोलते हैं। अब कविता स्टार्ट करते हैं। कविता में देखिए कवि क्या बोल रहे हैं। इफ आई शुड डाई, हमारे जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, वो बोल रहे हैं, ये क्या है? एक सैनिक है। ये क्या है? एक सैनिक है, और अपने बारे में बोल रहे हैं। यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, इफ आई शुड डाई,
यदि मेरा मौत हो जाए, कैसे? लड़ते लड़ते। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तुम मेरे बारे में केवल यही सोचना। किसके बारे में? मेरे बारे में। एक सैनिक है, कभी भी मौत आ सकती है इनके सामने, यही बोल रहे हैं, अपने दिल की इच्छाओं को इस कविता के माध्यम से क्या कर रहे हैं? उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलते हैं पहले लाइन में? पहले लाइन में बोलते हैं, यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं तो मेरे बारे में आप लोग यही सोचना। सोचिएगा, क्या सोचिएगा? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ठीक है? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। फॉरेन फील्ड मतलब विदेशी जमीन, फॉरेन मतलब होना। उस विदेशी जमीन के किसी भी कोने पर मेरा मृत्यु हो, यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं तो आप मेरे बारे में यही सोचिएगा, वो जो विदेशी जमीन पे जहां भी मेरा मृत्यु होगा, वो जमीन विदेशी ही क्यों ना हो, कोई कोना ही क्यों ना विदेशी जमीन का, उस कोने के बारे में आप यही सोचिएगा। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो जमीन जहां मृत्यु होगा, उस विदेशी जमीन, जहां विदेशी जमीन के किसी भी कोने पर जहां पर मेरा मृत्यु होगा, वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते रहे, क्या बोलते हैं कभी? यदि मैं युद्ध करते करते लड़ते लड़ते मेरा जान चल जाए, मैं मर जाऊं, तो आप मेरे बारे में यही सोचिएगा, जिस विदेशी जमीन पर, विदेशी जमीन के किसी भी कोने पर जहां मेरा मृत्यु होगा, वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस बात को भी आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? देयर शेल बी, इसलिए होगा क्योंकि वहां पर इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, मतलब ये जो रिच अर्थ है, इंग्लैंड को बोल रहे हैं, ये जो समृद्ध देश है, ये जो समृद्ध जमीन है, और इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर इस रिचर डस्ट को, रिचर डस्ट अपने आप को डस्ट बोल रहे हैं, धूल बोल रहे हैं, दफनाया जाएगा। ठीक है, किसके? समृद्ध देश के समृद्ध आदमी को, समृद्ध डस्ट को दफनाया जाएगा। कंसील मतलब छुपाना, दफनाना, दफनाया जाएगा। वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये डस्ट, इस डस्ट को मतलब कि अपने आप को कभी क्या बोल रहे हैं? डस्ट बोल रहे हैं, धूल बोल रहे हैं। होम इंग्लैंड बोल, इंग्लैंड ने जन्म दिया, इनका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, सेव्ड, वहीं पर इनको आकार मिला, छोटे से बड़े हुए। मेड अवेयर, जानकारी को प्राप्त हुआ, जागरूक हुए। ठीक है, इंग्लैंड में जन्म लिए, वहीं पर छोटे से बड़े हुए। ठीक है, और वहीं पर इनको जानकारी प्राप्त हुआ, पढ़े लिखे सब कुछ किए वहीं पे। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, वहां के फूलों से इनको प्यार करने का मौका मिला। हर वे टू रोम, वहां के रास्तों पर आजादी से आराम से घूमे, कोई रोक टोक नहीं। कहाँ? इंग्लैंड के। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये जो शरीर है किसका है? इंग्लैंड का है, क्योंकि इंग्लैंड में ही जन्म लिए, इंग्लैंड में ही पढ़े लिखे, इंग्लैंड में ही बड़े हुए, इंग्लैंड में वहां के फूलों से प्यार करने का मौका मिला, इंग्लैंड के सड़कों पर आजादी से घूमे फिरे बिना किसी रोक टोक का। इसीलिए बोलते हैं ये जो शरीर है किसका है? इंग्लैंड का है। किसका है? इंग्लैंड का है। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, सांस के रूप में भी इंग्लिश हवा ही लेता है। क्या? कौन सा हवा लेता है? इंग्लिश हवा, मतलब इंग्लैंड का ही हवा सांस के रूप में लेते हैं। वॉश बाय द रिवर, और वहां की नदियों से अपने आप को साफ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। कहाँ की नदियों से? इंग्लैंड की नदियों से। ब्लेस्ड बाय सन्स एट होम, और वहां का जो सूरज है, ठीक है, वहां का मतलब इंग्लैंड का, वहां का जो सूरज है इनको आशीर्वाद भी देता है। क्या करता है? आशीर्वाद भी देने का काम करता है। सन तो एक ही है, लेकिन ये बोलते हैं कि वहां का जो सूरज है, इंग्लैंड का जो सूरज है, इनको आशीर्वाद देने का काम करता है। वहां की नदियों से ये अपने आप को साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, और वहां का जो हवा है उसी के हवा को अपने सांस के रूप में क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? फिर से इसको बोल देते हैं। देखिए कवि क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं, यदि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, आप मेरे बारे में यही सोचिएगा, जिस विदेशी जमीन पर मेरा मृत्यु होगा, वो चाहे कोई भी कोना हो विदेशी जमीन का, वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो समृद्ध देश है, इंग्लैंड जो समृद्ध देश है, उस समृद्ध देश के इस समृद्ध डस्ट को, अपने आप को डस्ट बोलते हैं, रिचर डस्ट बोलते हैं अपने आप को, इस डस्ट को छुपाया जाएगा, कंसील्ड किया जाएगा। इसलिए वो जमीन हमेशा हमेशा किसका हो जाएगा? वो जमीन का टुकड़ा जहां पर उनको दफनाया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस बात को भी बताते हैं आगे। क्या बताते हैं? कि इंग्लैंड में ही जन्म लिए, पढ़े लिखे, बड़े हुए, जागरूक हुए, यहाँ के फूलों से इनको प्यार करने का मौका मिला, आजादी से यहाँ के सड़कों पर घूमे फिरे बिना किसी रोक टोक के, वहां का नदियों में अपने आप को साफ किए,
और वहां का जो सूरज था इनको आशीर्वाद भी दिया। इसलिए जब सब कुछ इंग्लैंड ने मुझे दिया और जहां पर मुझे दफनाया जाएगा तो वो जमीन का टुकड़ा कैसे विदेशी हो जाएगा, कैसे दूसरे देश का हो जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इंग्लैंड ने मुझे दिया है। ठीक है, इसीलिए वो जमीन किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए कवि दूसरा स्टेजा में क्या बोलते हैं, दूसरा स्टेजा में कवि बोलते हैं एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, इस दिल से, ऑल इविल स्टेड अवे, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे देश के प्रति, इंग्लैंड के प्रति कोई बुराई है तो बुराई दिल से निकाल दो, क्योंकि इंग्लैंड ने हमें सब कुछ दिया है। इंग्लैंड में ही हम लोग जन्मे हैं, इंग्लैंड में ही पले बड़े हैं, इंग्लैंड में ही हम लोग पढ़े लिखे, इंग्लैंड में ही हमको आजादी से घूमने का मौका मिला, हर चीज इंग्लैंड ने ही दिया। और कैसे आपके दिल में इंग्लैंड के प्रति कोई बुराई आ सकता है? अगर बुरा चीज है, बुरी बातें हैं तो उस बुरी बातों को क्या कर दीजिए, दिल से निकाल दीजिए। इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कविता लिखे कब, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में लिखे, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए। ठीक है, और तुम इंग्लैंड के निवासी हो, इंग्लैंड के रहने वाले हो, इंग्लैंड में जन्म लिए, पढ़े लिखे, बढ़े, तुम कैसे अब इंग्लैंड के प्रति बुरा सोच सकते हो? ये समय है इंग्लैंड को साथ देने का। ठीक है, आगे देखिएगा लाइन में क्या बोलते हैं, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, तुम्हारे अंदर अगर कोई भी बोलता है बुरा बात तुम्हारे देश के प्रति, इंग्लैंड के प्रति, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पल्स होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए। किसके अंदर, अंतरात्मा के अंदर। कोई तुम्हारे देश के प्रति गलत बोल रहा है, तुम्हारे अंतरात्मा में क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए, पल्स होना चाहिए एकदम। ठीक है, नो लेस गिव, अब समय आ गया है, जितना भी चीज इंग्लैंड ने शुरू से अभी तक हम लोगों को दिया है, सब चीज वापस करने का। द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, जिस विचार को, जिस चीज को भी इंग्लैंड ने हम लोगों को दे दिया अभी तक, छोटे से लेके अभी तक इस एज तक, उन सारी चीजों को लौटाने का समय आ गया है, क्योंकि इंग्लैंड अब खतरे में है। इंग्लैंड क्या है, खतरे में है, विश्व युद्ध होने वाला है। अगर हम इंग्लैंड का साथ ना देंगे तो इंग्लैंड हार जाएगा, गुलाम हो जाएगा। अब समय आ गया है हम लोगों को बढ़ चढ़कर, आगे बढ़कर इंग्लैंड का साथ दें और इंग्लैंड को इस मुसीबत से निकालने का कोशिश करें। ये अपने कविता के माध्यम से इंग्लैंड वासियों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, देशभक्ति जगाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, हर साइड्स, यहाँ की जो जगह है, यहाँ के जो वातावरण है, जो जगह है, एंड साउंड, यहाँ की जो खुशहाली भरा साउंड है, आवाज है, गुलाम हो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा, जो भी आपको गुलाम बनाएगा, जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम लोग गुलाम नहीं है, कितना आराम से, कितना खुशी से रहते हैं, बिना किसी डर का, बिना किसी भय का, आराम से जहां मन तहां रहते हैं। हर जगह देखिए खुशी का माहौल है। ड्रीम, सपने भी देखिए हैप्पी एज हर डे, यहाँ के जो सपने भी हैं हैप्पी भरा है। सपने भी हम लोग देखते हैं खुशी भरा देखते हैं, किसी प्रकार का कोई गलत चीज ना देखते हैं। सपने में भी यही चीज आता है, क्या आता है, खुशी की ही बात आती है। अब गुलाम बन जाएंगे किसी का तो सपना भी बुरा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं, एंड लाफ्टर, और हम लोग क्या करते हैं, हंसते भी हैं। अभी हम लोग आराम से हंस रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हर जगह खुशी का माहौल है, सपना भी खुशी वाला आता है दिमाग में। और हम लोग गुलाम हो जाएंगे तो क्या ये सब कर पाएंगे? अभी जिस तरह से रह रहे हैं इस तरह से रह पाएंगे गुलाम हो जाएंगे तो? इसीलिए हम लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर साथ देना है कि ये दिन जो अभी चल रहा है, जिस तरह से खुशी का माहौल है, जिस तरह की अभी यहाँ का जो जगह है, जो हम लोग हंसी खुशी से रह रहे हैं, लर्न अप फ्रेंड्स, ये हंसी खुशी किसके साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, हंसी खुशी के साथ आराम से, एंड जेंटलनेस, और बुद्धिजीवी के साथ। ठीक है, इन हार्ट एट पीस, अपने दिल के अंदर शांति रखिए, अपने दिल के अंदर क्या रखिए, शांति रखिए। और सोचो, अंडर एन इंग्लिश हेवन, हम लोग इंग्लिश वर्ग में रह रहे हैं। कैसा रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इंग्लिश वर्ग में रह रहे हैं। इस बात को सोचो। तो इस स्ट्रेंजर को क्या करते हैं, फिर से बता देते हैं आपको। फिर क्या बोलते हैं, कभी बोल रहे हैं, और तुम्हारे देश के प्रति तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का बुराई है, उस बुराई को बाहर निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि वही देश तुमको सब कुछ दिया है, जन्म वहीं पे जन्म लिए, पढ़े लिखे, पढ़े, सब कुछ किया, आजादी पूर्वक खुशी से रहे अपने दोस्तों के साथ, इसलिए उसको निकाल दो। इस समय जो है, ये जो समय चल रहा है इंग्लैंड में, विश्व युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध में हम लोगों को बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर इंग्लैंड का साथ देना होगा।
ठीक है। अगर हम इंग्लैंड का साथ नहीं देंगे, इंग्लैंड विश्व युद्ध में हार जाएगा, तो हार जाएगा तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। और जिस तरह से अभी आजादी के पूर्वक रह रहे हैं, यहाँ का जो खुशहाल जगह है, ठीक है, सब लोग खुशी से रह रहे हैं, सपने भी एकदम अच्छे अच्छे देखते हैं, ठीक है। और हम दोस्तों के साथ जिस तरह से हम लोग हंसी मजाक के साथ रहते हैं, आजादी पूर्वक रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सब के सब लोग जो जिस तरह से रह रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं रह पाएंगे। अगर इस तरह से रहना है, खुशी के साथ दोस्तों के साथ रहना है, आजादी पूर्वक रहना है, जिस तरह से अभी यहाँ का माहौल है खुशहाल वाला, यही माहौल आगे भी देखना है। इसलिए हम लोगों को बढ़ चढ़ कर देश का साथ देना चाहिए, इंग्लैंड का साथ देना चाहिए इस विश्व युद्ध में, क्योंकि अब समय आ गया है। अभी तक इंग्लैंड ने हम लोगों को सब कुछ दिया, अब हम लोगों को वापस करने का समय आ गया है। ये मुसीबत है हमारे देश के ऊपर। इस मुसीबत में अपने देश को क्या करना है, साथ देना है और इस मुसीबत से निकालना है। और हम लोगों को सोचना है कि हम लोग जो रह रहे हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं, इंग्लिश वर्ग में रह रहे हैं। कहाँ से रह रहे हैं, इंग्लिश वर्ग में रह रहे हैं, ठीक है।